सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन। यह कक्षा 8वीं का भूगोल का अध्याय है और यह उसका चौथा हिस्सा है। और इस अध्याय में हम पढ़े जल विद्युत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और ऊर्जा को बचाना जरूरी है। इन मुद्दों पर चर्चेंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इसके पहले के अध्याय में हम जल विद्युत के बारे में देख चुके हैं और इसीलिए हम इसको यहाँ रिपीट नहीं करते। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। यहाँ ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो होते हैं, यह जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है और इनके भंडार जो है वो सीमित होते हैं। और इसीलिए गैर परंपरागत स्रोतों के ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह नवीकरणीय है। उनका उपयोग की जो आवश्यकता है वो बेहद जरूरी है और यह मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गैर परंपरागत जो स्रोत है ऊर्जा के, या बताया रहे, तो हम देखने वाले हैं कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का मतलब होता है कि सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है, जो प्रकाश होती है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। तो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनल से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है, कि जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सौर पैनल बिठाए गए हैं, जो सूरज की रोशनी इस पर गिरती है तो और फिर यहाँ से सूरज की रोशनी, उसकी ऊष्मा शोषित की जाती है और इस पैनल को लगे हुए कनेक्ट हुए बैटरी में स्टोर की जाती है। और जहाँ धूप की प्रचुर मात्रा होती है, जहाँ धूप की प्रचुरता वाले इलाके होते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय देश, यहाँ सौर ऊर्जा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक होती है। यहाँ सौर ऊर्जा के उपयोग जो होते हैं वो हम सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर, समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि भारत में किन किन इलाकों में सौर पैनल के माध्यम से ऊर्जा बनाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कि भारत में चंडीगढ़, मुक्तसर, अलीगढ़, लखनऊ, भंजन, कोलकाता, राजगढ़, देवास, पुणे, विशाखापट्टनम, चेन्नई, बेंगलुरु, कोयम्बतूर, तिरुचिरापल्ली, इन जगहों पर सौर पैनल बिठाकर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो यह रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। सौर ऊर्जा के कुछ लाभ भी है और हानि भी है। तो लाभ यह है कि यह असमाप्त है, मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाला है। यह अनलिमिटेड है, प्रदूषण मुक्त है। यह दूसरा लाभ है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। लेकिन इसकी हानि भी है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और इसीलिए यह खर्चीली है। और स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा बर्बाद भी हो सकती है, क्योंकि इसको स्टोर करना बहुत ही कठिन होता है। तो ये हो गए सौर ऊर्जा के लाभ और हानि। आगे देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा ये हवा से निर्मित होती है और यह भी एक असमाप्य स्रोत है, क्योंकि यह कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? पवन चक्कियों का उपयोग होता है। अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है।
तो ये जनरेटर के माध्यम से इसको स्टोर किया जाता है। और ये पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फर्म जो तटीय क्षेत्रों में, जनरल तटीय क्षेत्रों में और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती है वहाँ यह होती है। और पवन ऊर्जा उत्पादन में कुछ अग्रणी देश भी है, जैसे कि नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, यूके, यूएसए, स्पेन। इन देशों में पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। भारत में भी कुछ ऐसे इलाके होते हैं कि जहां पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जैसे कि आप नक्शे में देख सकते हैं कि कहां कहां पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए हैं। विंड मॉनिटरिंग स्टेशन है ये, आप देख सकते हैं कि जहां हवा की प्रचुर मात्रा होती है, जैसे कि राजस्थान के कुछ इलाका है दिखा रहे, गुजरात, मध्य प्रदेश का भी इलाका है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस इलाके में इन पवन ऊर्जा निर्माण के कुछ स्टेशन केंद्र है। पवन ऊर्जा के भी कुछ लाभ और हानि होते हैं, जैसे कि लाभ की बात करते हैं तो यह प्रदूषण मुक्त होता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है इसको निर्माण करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत में इससे हम निर्माण कर सकते हैं और यह सुरक्षित है, साफ है, पर्यावरण पूरक है। लेकिन हानि भी है कि जब इसके पत्ते घूमते हैं तो यह प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण निर्माण करते हैं। और पवन चक्कियों को स्थापित करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो महंगी है और रेडियो दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में इसके लिए व्यवधान भी आते हैं। पक्षियों के लिए तो बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि पक्षियों का संचार हवा में होता है और ये पंखों की जो साइज होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए पंछी जब उड़ने लगते हैं तो इसके आसपास के गुजरते हैं तो पंखों की वजह से वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ये हो गए कुछ पवन ऊर्जा के लाभ और हानि। परमाणु ऊर्जा ये भी एक आधुनिक युग में इस्तेमाल करने वाला ऊर्जा का साधन है। तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से जो प्राप्त होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे मतलब रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, तो वो है यूरेनियम और थोरियम। इन चीजों का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा निर्माण करने में किया जाता है और परमाणु के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इस तरह से परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। परमाणु ऊर्जा निर्माण करने के लिए कुछ अग्रणी देश भी है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप के कुछ जाने माने देश इसमें सम्मिलित हैं। भारत में भी इसके कुछ स्थान होते हैं, जैसे कि राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है, राजस्थान और झारखंड में। तो थोरियम के जो निक्षेप है वो केरल के मोनोजोडाइट बालू में पाए जाते हैं समुद्र के किनारे। और भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जैसे कि तमिलनाडु में कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा जैसे ये परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ अन्य भी नाम बताए गए हैं कि इस मैप में आप देख सकते थे, जैसे कि मतलब जैतापुर है, तारापुर है, मिट्ठी वर्डी है गुजरात का इलाका, ठीक है। तो ये भी जैसे मतलब वेस्ट बंगाल में हरिपुर है, ये मध्य प्रदेश में बारगी, या ये तमिलनाडु में कोयडा, कल्पक्कम जैसे होते हैं, तो कोयडा ये है आंध्र प्रदेश में कोयडा है, कल्पक्कम ये तमिलनाडु में है। तो इस तरह से कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में भी स्थापित किए गए हैं, जिससे अपने को परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये परमाणु ऊर्जा जनरेट करने के लिए, निर्माण करने के लिए संयंत्र दिखाया गया है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ नाभिकीय रिएक्टर है, यहाँ गर्म जल है, गर्म जल की ये बाष्प होती है, जहाँ ये विखंडन द्वारा यहाँ ऊष्मा प्राप्त की जाती है और इस तरह से ये टरबाइन में जनरेटर के माध्यम से इसका उत्पादन किया जाता है और बाद में वो स्टोर की जाती है। तो ये हो गए ये आणविक ऊर्जा संयंत्र, ये कल्पक्कम का आपको चित्र दिखाया गया है। परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानि की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करते हैं, ये सबसे बड़ा लाभ है।
लेकिन हानि भी है कि ये रेडियो एक्टिव व्यर्थों को उत्पन्न करता है और इसको निर्माण करने के लिए बहुत ही खर्चा आता है। तो ये हो गए परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानि। तो परमाणु ऊर्जा का यह संयंत्र आपको दिखाया गया है कि भारी मात्रा में इसको बनाने के लिए खर्चा आता है, खर्चीला है, लेकिन साथ साथ में ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। और आजकल ज़माने में ये परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल विनाशकारक मिसाइल बनाने के लिए भी किया जाता है। शत्रुओं को डराने के लिए भी मिसाइलों का उत्पादन किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा की हम बात करते हैं, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलेंगे। तो ये जो ताप होती है, ताप मतलब तापमान, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में भी लगातार वृद्धि हो जाती है। तापमान भी बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे इसका तापमान बढ़ता जाता है। और कभी कभी ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होते हैं, कि जहाँ हमको पता लगता है कि यहाँ गर्म झरने या गर्म जल निकल रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जमीन के अंदर गर्माहट के इलाके से ये इस पानी का स्रोत होता है और इसीलिए वो पानी गर्म होता है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए, उष्णता प्राप्त करने के लिए, नहाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और यहाँ कुछ देश भी होते हैं, जैसे कि भूतापीय ऊर्जा का निर्माण करने के लिए उनके यहाँ संयंत्र बिठाए गए, जैसे मतलब यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा निर्माण करने का संयंत्र इसके इन देश में स्थापित किया गया है। इसके बाद कुछ अन्य देश भी आते हैं, कि जैसे कि न्यूजीलैंड है, आइलैंड है, फिलीपींस है, मध्य अमेरिका है, और भारत में भी कुछ इलाका है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा के केंद्र या संयंत्र बिठाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि भूतापीय ऊर्जा का निर्माण किस तरह से किया जाता है। कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है, कि ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये जमीन का ये स्तर है और ये जमीन के नीचे का हिस्सा दिखाया गया है, और यह विशिष्ट कुछ गहराई तक जाने के बाद यहाँ गर्माहट रहती है अपनी पृथ्वी के अंदर। तो इस जनरेटर के माध्यम से टरबाइन का इस्तेमाल करते हुए हम कुएं या बोरवेल जैसे पाइप डालते हुए हम इस भाप का इस्तेमाल करते हैं, और वो जनरेटर के माध्यम से हम अपने बैटरियों में उसको स्टोर करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम बिजली के रूप में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जमीन के अंदर जो गर्माहट है उसका इस्तेमाल करते हुए ये एनर्जी बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा के भी कुछ लाभ और हानि होते हैं, जैसे कि लाभ में देखेंगे तो ये स्वच्छ पर्यावरण पूरक होता है, हितैषी है और हर समय उपलब्ध होता है, क्योंकि जमीन के अंदर हमेशा गर्मी होती है। हानि ये है कि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है, क्योंकि इसको शहर से बहुत ही दूर तक के इलाके में इसको स्थापित करना पड़ता है, और इसका वहन करने के लिए भारी मात्रा में खर्चा भी आता है, कि जिससे इसको जैसे कि लाइन डालना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जियोथर्मल मैप ऑफ इंडिया में कहाँ कहाँ इसका संयंत्र बिठाए गए हैं, कि आप यहाँ देख सकते हैं मैप में भी। तो हिमाचल प्रदेश की हमने बात की थी, लद्दाख की बात की थी, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यस ये मणिकरण यहाँ दिखाई दे रहा है। तो लद्दाख इलाके में भी ये पाया जाता है, और यहाँ सर सोहाना, कैम्बे, मुंबई, गणेशपुरी, वेस्ट कोस्ट जो है वो है, और यहाँ गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, इस इलाके में भूतापीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अगला मुद्दा है ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा का मतलब होता है कि जिसको हम समुद्र में जो लहरें उठती है उस लहरों के माध्यम से भी हम एनर्जी निर्माण कर सकते हैं। तो ये ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, कि ज्वारीय ऊर्जा बोलेंगे। और इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सैकड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है, कि जैसे कि आप इस चित्र में कि ये जो समुद्र होता है, समुद्र, तो ये इस इलाके में, तो इस तरह से संयंत्र बिठाकर हम ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, और इस टरबाइन के माध्यम से हम जनरेटर में इसको स्थापित कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे कि मतलब कुछ देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है,
इस प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। जैसे कि रूस है, फ्रांस है, भारत है, और भारत में कच्छ की खाड़ी, इन इलाकों में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आप इस नक्शे में भी देख सकते हैं कि जो समुद्री इलाका है, जो तटीय प्रदेश है, इस तटीय प्रदेश में इस प्रकार के संयंत्र बिठाकर ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। तो ये कुछ स्थापित है और कुछ संभावना है कि वहाँ इस प्रकार की ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि मतलब ये समुद्र के तट पर यह बनाया गया है कि जब उच्च ज्वार होता है तो ये पानी यहाँ से यहाँ निकलता है, और जैसे ही ये पानी की मूवमेंट इधर से निकलती है तो ये टरबाइन पानी के फोर्स की वजह से घूमने लगता है, और टरबाइन घूमने के बाद जनरेटर के माध्यम से इसका निर्माण किया जा सकता है। और जैसे ही ये पानी निम्न ज्वार हो जाता है तो ये पानी इधर चला जाएगा, तो उससे भी ये टरबाइन घूमने लगेगा, क्योंकि वहाँ भी पानी का फोर्स होता है और पानी के फोर्स के कारण टरबाइन घूमने लगता है। तो इस प्रकार से हम निम्न ज्वार भाटा और उच्च ज्वार भाटा दोनों के माध्यम से ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हो गए हैं ज्वारीय ऊर्जा निर्माण तरीके। अगला मुद्दा है बायोगैस। तो ये बायोगैस भी एक जैविक अपशिष्ट, जैसे कि मृत पौधे होते हैं, जंतुओं के अवशेष होते हैं, पशुओं का गोबर होता है, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, और इसको हम बोलते हैं कि बायोगैस। तो ये इन चीज़ों से बनते हैं और इसीलिए इसको हम बोलते हैं बायोगैस। और ये जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं। कोई क्या है वो अपघटित होते, मतलब वो सड़ जाते हैं उसमें, जो कि अनिवार्य रूप से उसमें से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। और बायोगैस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? खाना पकाने के लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैविक खाद का उत्पादन भी होता है, क्योंकि जो गैस होती है, गैस का इस्तेमाल हम तो करते हैं, साथ साथ में जो बचा हुआ कुछ मटेरियल होता है, उस मटेरियल का इस्तेमाल हम जैविक खाद के रूप में खेती के लिए, पौधों के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गए बायोगैस निर्माण करने के कुछ तरीके। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जैसे कि मतलब यहाँ से जो कर्दम होता है, जैसे मतलब गोबर होते हैं, तो इसका डाला जाता है या स्टोर किया जाता है। समय के साथ यहाँ गैस निर्माण हो जाती है, और इस पाइप के माध्यम से हम गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ से जो कुछ बचा हुआ मटेरियल होता है हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और वो उर्वरक के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बायोगैस का प्लांट बताया गया है कि यहाँ इनलेट है, यहाँ से हम जो मटेरियल जो होते हैं बायो मटेरियल होता है वो हम यहाँ डालते हैं। लैट्रिन का भी जो कुछ मटेरियल होता है वो भी यहाँ जाता है, और जिससे क्या है वो सड़ने के बाद, अपघटित होने के बाद वो गैस निर्माण होती है, और इस पाइप के माध्यम से हम उसका निर्माण करते हैं। और जो बचा हुआ मटेरियल जो अपशिष्ट होते हैं उसको ये आउटलेट होता है, और इस आउटलेट के माध्यम से हम वो निकालते हैं, जो खाद के रूप में पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पर्यावरण पूरक है, इको फ्रेंडली है, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, और यह अफोर्डेबल भी है अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो। अभी अगला क्वेश्चन है कि हम जितने भी अभी ऊर्जा के साधन देखे हैं, तो ये कभी ना कभी समाप्त होने वाले हैं, और कुछ निर्माण करने के लिए खर्चीले भी होते हैं, और इसीलिए ऊर्जा को बचाना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन भी रहता है कि ऊर्जा को बचाना बेहद जरूरी है, ऐसा क्यों? तो ऊर्जा ये सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है, क्योंकि उसको हम बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए देर लगती है, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी लगती है जो महंगी होती है। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकते हैं, और ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, ऐसे हम कहते हैं। क्योंकि जब हम ऊर्जा को बचत करेंगे, इसका मतलब क्या है? ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जाता है, और इसीलिए ऐसा आह्वान किया जाता है कि अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए कोशिश करें, ऊर्जा बचाने के लिए काम करें, और इस तरह से हम पर्यावरण को और हमारे भावी पीढ़ियों को भी, हम जिसको सतत पोषणीय विकास बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास का लाभ उनको भी हम देने में मदद कर सकते हैं। तो ऊर्जा बचाना ये बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम यही रुकते हैं, यह अध्याय हम यही समाप्त करते हैं।